muscular and the glandular systems, and the biological basis of emotion and motivation also. Can you hear me and can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So let's start with the muscular system first. The muscles are responsible for many types of movements and behaviors which are internal as well as external. तो हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स होती हैं, whatever type of muscle it is, उनके मेनली दो काम होते हैं कि वो हमारे मूवमेंट्स और हमारे बिहेवियर्स दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. एंड दीज बिहेवियर्स, दीज मूवमेंट्स, दे कैन ईदर बी इंटरनल और दे कैन बी एक्सटर्नल इन नेचर. Now, based on this, we have three types of muscles: the skeletal muscles, the cardiac muscles, and the smooth muscles. Firstly, let's discuss skeletal muscles. Skeletal muscles are those muscles जो हमारे basically skeletal system हमारे bone के ऊपर होती हैं, उनके साथ attached होती हैं, ठीक है? So skeletal muscles attach themselves to the skeleton, ठीक है? That is why skeletal muscles, and it enables body movements. So now imagine अगर आपकी सिर्फ bone हो, उसके ऊपर कोई भी muscle ना हो, तो will you be able to move that? No. जो हमारी बोन्स के ऊपर मसल्स होती हैं, जैसे कि इफ यू सी देयर आर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ओवर योर अपर आर्म बोन, ठीक है? तो ये जो मसल्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं हैंड को मूव करने में. सिमिलरली थ्रू आउट आवर बॉडी हमारे सारे बोन्स के ऊपर देयर आर मसल्स दैट हेल्प्स अस टू मूव आवर बॉडी. And these skeletal muscles, they are voluntary, they are under voluntary control, यानी कि conscious control होता है. हम जब चाहें अपनी मर्जी से इनको मूव करते हैं. If we don't want to move it, we do not. If we want to move it, we can whenever we want to. ठीक है? So they are under voluntary control. All the skeletal muscles in our body are under voluntary control only. And among all these three muscles, the skeletal, cardiac, and smooth, skeletal muscles are the only muscles that are under our control. The second kind of muscles are the cardiac muscles. Cardiac muscle is the muscle of heart. ठीक है? इसमें कार्डियक मसल हम क्यों बोल रहे हैं, मसल्स क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज इट इज जस्ट वन पर्टिकुलर मसल जो हमारे हार्ट की मसल होती है. एंड दिस पर्टिकुलर मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड. तो हमारा हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है, ठीक है? वो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है एंड देन रिलैक्स करता है, ठीक है? जो हमारी हार्ट बीट होती है वो इसी मसल, इसी कार्डियक मसल की वजह से होती है. बिकॉज ये जो मसल होती है ये ब्लड को पंप करती है इन आवर बॉडी. And this particular muscle is, as I said, कि only skeletal muscles are under voluntary control. So cardiac muscles are obviously, they are not under our control. They are under involuntary control. वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की क्या एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप मूव करती है, ठीक है? नाउ हाउएवर कार्डियक मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है? हम इनको अपने हिसाब से तेज या धीमे नहीं कर सकते हैं. बट अगर आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, तो आपको पता है कि आप एक्सरसाइज करोगे आपकी कार्डियक मसल थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करने लगेगी. जैसे ही आप रेस्टिंग पे आओगे इट विल स्लो डाउन अगेन. सो इवन दो दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी प्रोसेसेस हम करेंटली क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पर इनका फंक्शन थोड़ा सा चेंज होता रहता है, ठीक है? Then we have smooth muscles. These muscles are those muscles that form the wall of organs. हार्ट के सिवा, क्योंकि हार्ट की मसल इज कार्डियक मसल, सो हार्ट के सिवा हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक आवर फूड पाइप, आवर स्टमक, आवर इंटेस्टाइन्स, इन सारे के सारे ऑर्गन्स की जो वॉल्स होती हैं वो सारी स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है? एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द स्किन एंड द आईज. हमारी आईज में और हमारी स्किन में भी ये मसल्स मिलती हैं, ठीक है? जैसे कि आपकी माउथ की मसल्स होती हैं जिसकी वजह से आप बोल पाते हो, आप स्माइल कर पाते हो. आप स्माइल करोगे तो आपकी वहां की मसल्स भी मूव करेंगी. सिमिलरली अगर आपको आईज का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, सीलियरी मसल्स होती हैं, ठीक है? सो ऑल ऑफ दीज आर स्मूथ मसल्स.
These are responsible for a number of involuntary functions such as movement of food through the digestive tract and emptying of the urinary bladder. So हमारे बॉडी के हार्ट के सिवा जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं उनके लिए स्मूथ मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल. फॉर एग्जाम्पल आपका जो फूड होता है वो ट्रैवल डाउन करता है फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन योर रेक्टम. ठीक है, तो ये सारा जो मूवमेंट हो रहा है फूड का ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट इनको स्मूथ मसल्स कंट्रोल करती हैं. ठीक है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करना, उसमें भी हमारी स्मूथ मसल्स ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं. सो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं. जो आपकी स्केलेटल मसल्स है उसकी लोकेशन कहाँ है? आपके स्केलेटन के ऊपर, यानी कि आपकी बोन्स के ऊपर. इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये बोन्स को मूव करने में हेल्प कराती है. अगर आप अपीयरेंस देखो स्केलेटल मसल्स का तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. सो इफ यू सी स्केलेटल मसल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप यू विल सी दैट देयर आर मल्टीपल न्यूमरस इन जस्ट वन मसल. सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं इनमें. And they are striated. The word striated particularly means striped. तो इनके ऊपर stripes होते हैं. जब आप अगर आप तीनों मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आप इसके बेसिस पे पहचान सकते हो कि कौन सी स्केलेटल है, कौन सी कार्डियक है और कौन सी स्मूथ मसल है. कैसे कि जो स्केलेटल मसल्स हैं एक तो इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं ये, और इनमें स्ट्राइप्स होती हैं, दे आर स्ट्रिएटेड. कंट्रोल इनका एज वी डिस्कस इट इज वॉलंटरी कंट्रोल. Then cardiac muscles, इसकी location is at your heart. इनका main function is to pump the blood. Appearance अगर इनका देखा जाए under a microscope, they are one nucleus, मतलब they have only one nucleus. Uninucleated होती हैं ये. So there is only one nucleus. They are again striated. इनमें भी stripes होती हैं and इनमें intercalated disc होती हैं. Intercalated disc as in कि एक के ऊपर एक होती हैं. जो इनकी डिस्क होती है वो एक के ऊपर एक होती है. इनका कंट्रोल इज इनवॉलंटरी इन नेचर. देन योर विसरल मसल्स, आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं उनको हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं. अनदर नेम फॉर दिस इज विसरल मसल्स. कंफ्यूज मत होना अगर कभी विसरल एग्जाम में लिखकर आ जाए, आपको पता होना चाहिए विसरल स्टैंड्स फॉर स्मूथ मसल्स. हम इनकी लोकेशन इज इन योर वेरियस ऑर्गन्स. ठीक है, लाइक योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या आता है? आपका स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. इनका फंक्शन है बहुत सारे, हर ऑर्गन टू ऑर्गन इनका फंक्शन चेंज होता रहता है. एंड एग्जाम्पल इज पेरिस्टॉल्सिस. इनका अपीयरेंसेस, इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है. दे आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड एंड देयर आर नो स्ट्रिएशंस इन देम. मतलब इनमें कोई भी टाइप के स्ट्राइप्स नहीं होते हैं. दे आर नॉन स्ट्राइप्ड. एंड अगेन इनका कंट्रोल इज इनवॉलंटरी इन nature. The major functions of the muscular system are: the first function is overall movements of the body, such as walking, running, manipulation of objects with hands, maintenance of body posture, respiration, and production of body heat. तो आपकी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन, आप रेस्पिरेशन करते हो तो आपका डायाफ्राम मूव करता है. डायाफ्राम इज ऑल्सो अ मसल. आपके बॉडी पॉस्चर में आपकी बैक की मसल्स मूव होती हैं. ठीक है, आप अपने हाथ से कोई चीज उठा रहे हो अगर तो आपके लोअर हैंड की, आपके पाम की मसल्स मूव हो रही हैं. ठीक है, आप भाग रहे हो तो आपके पैर की, आपके स्टमक की मसल्स मूव हो रही हैं. वॉक कर रहे हो, इन सब में हमारा स्केलेटल मसल्स का फंक्शन होता है मेनली. The muscles also help in communication functions like speaking, writing, typing, gestures and facial expressions. So हमारी communication से related जितनी भी चीजें हैं उनमें भी हमारी muscles work करती हैं. अब यहाँ पर it is important कि आप communicate नहीं कर पाओगे अगर आपकी ये communication से related जितनी भी muscles हैं वो work ना करें. Imagine if you cannot move your mouth, आप अपना मुंह नहीं खोल पाओ. तो अगर आप अपना मुंह नहीं खोल पाओगे मसल्स के डिसफंक्शन की वजह से या उनके डैमेज की वजह से, तो आप बोल भी नहीं पाओगे. बिकॉज आप हाँ मे बी साउंड निकाल सको अपने थ्रॉट से, लेकिन आप प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल पाओगे. सो हमारे कम्युनिकेशन में जैसे कि बोलना है, कुछ लिखना है, अगर आप लिख रहे हो तो आपके हाथ की मसल्स मूव कर रही हैं. आप टाइप कर रहे हो तो आपके फिंगर्स की मसल्स मूव कर रही हैं. आप कोई जेस्चर दे रहे हो तो आपके हाथ पैरों की मसल्स मूव कर रही हैं. एंड देन फेशियल एक्सप्रेशंस आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी
आपकी मसल्स हेल्प करती हैं हमें. Another major function of muscular system is that they help in the constriction of organs and vessels, which help propel and mix food and water in digestive tract, propel secretions from organs and regulate blood flow through vessels. तो हमारे पूरे फूड को ब्रेक डाउन करना, उसको मिक्स करना, वाटर को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करवाना, आपके ऑर्गन से सिक्रीशंस होना, आपके यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम से आपके फीसेस और यूरिन पास होती है, उसमें आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एंड ब्लड फ्लो यानी कि कार्डियक मसल्स आपके ब्लड फ्लो में हेल्प करती हैं थ्रू आउट योर बॉडी. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ योर मस्कुलर सिस्टम. दिस इज हाउ द मसल्स ऑफ योर स्टमक मूव. ऐसे मूव करके ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो जो आपका फूड है इट विल ब्रेक डाउन. ठीक है. नाउ मसल टोन. मसल टोन का मतलब क्या होता है? मसल टोन रिफर्स टू द कांस्टेंट टेंशन प्रोड्यूस्ड ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. सो जब आपके किसी भी मसल में एक लंबे टाइम तक एक कांस्टेंट टेंशन प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं मसल टोन. ठीक है. Muscle tone is necessary for keeping the backs and legs straight, the head held in upright position, and the abdomen from bulging. तो जब आप सीधे बैठते हो, ठीक है, तो आपकी बैक और लेग स्ट्रेट रह पाते हैं, आप अपराइट पोजिशन में सर ऊंचा करके बैठ पाते हो, आपका अब्डोमेन बल्ज नहीं होता है. इन सब में आपकी मसल टोन्स वर्क कर रही है. अब आप ऐसे सोचो, अगर आप लेटे हो तो आपकी मसल टोन्स नहीं वर्क कर रही हैं, आपकी बैक की मसल्स, आपके पेट की मसल्स नहीं वर्क कर रही हैं. बट जब आप बैठे हो तो आपका अब्डोमेन ना बल्ज हो, आपके बैक में पेन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सीधे बैठें. जब हम ऐसे सीधे बैठते हैं लंबे टाइम तक तो हमारी मसल्स में टेंशन प्रोड्यूस होती है, विच इज नोन एज मसल टोन. Muscle contraction is very important to enable the individual to perform long term activities like running, marathon, listening to long lectures, shooting and other activities. तो हमारे जितने भी एथलेटिक्स एक्टिविटीज हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम एथलेटिक एक्टिविटीज, एक ही जगह पर काफी देर तक बैठने के लिए भी मसल कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी नेसेसरी. क्योंकि अगर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी तो आप भाग नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे प्रॉपरली. ऑल राइट. Now, energy for muscle contraction is supplied to the muscles in the form of adenosine triphosphate, which is known as ATP. तो हमारी बॉडी में जब फूड ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होता है, तो ये ग्लूकोज जब फॉर्म करता है एटीपी, विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एटीपी के फॉर्म में आपके मसल्स को एनर्जी मिलती है टू कॉन्ट्रैक्ट. अगर मान लो किसी भी रीजन की वजह से, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिजीज, आपका एटी में आपकी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल नॉट बी एबल टू रन और सिट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, अगर आपका एटीपी फॉर्म नहीं हो रहा है तो. मसल फैटीग यानी कि मसल्स की थकान कब होती है? जैसे आप बहुत देर तक भाग रहे हो, काफी देर हो गई आपको भागते हुए, थक जाते हैं ना. अब आपकी मसल्स थक जाती हैं बिल्कुल, आप और नहीं भाग पाते क्योंकि आपके पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची. जान क्यों नहीं बची? क्योंकि अब आपकी मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं. ठीक है. तो ये मसल फटीग कब होती है? व्हेन एटीपी इज यूज्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फास्टर देन इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द मसल फाइबर्स. तो आपके मसल फाइबर्स में जिस स्पीड से एटीपी फॉर्म हो रहा है, अगर उससे तेज स्पीड से आपका एटीपी यूज होने लगे तो आपकी मसल्स धीरे धीरे थकने लगती हैं. क्यों? क्योंकि एटीपी का अमाउंट कम हो गया, यूज जल्दी हो रहा है और उतनी जल्दी बन नहीं पा रहा. ये वैसे ही बात है कि मम्मी अभी तक रोटी सेकंड सेक नहीं पाई है, उससे पहले आपने खा ली, तो नाउ यू हैव टू वेट टिल द सेकंड चपाती इज बीइंग कुक्ड. ठीक है. इस वजह से हमारी हो जाती है मसल फटीग. अब क्या बोलते हैं, आपका स्टैमिना बहुत अच्छा है. स्टैमिना यानी कि लॉन्ग टाइम तक आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो. रीजन भी कि एटीपी इतनी जल्दी फॉर्म हो रहा है. धीरे धीरे जो लोग कांस्टेंट एक्सरसाइजेस करते हैं उनका स्टैमिना अच्छा होता है. व्हाई? बिकॉज उनकी बॉडी इज यूज्ड टू मेकिंग एटीपी फास्टर व्हेन दे आर एक्सरसाइजिंग. अगर आप सडनली किसी दिन एक्सरसाइज करना, आपने एक साल से कोई एक्सरसाइज नहीं करी, सडनली करते हो तो आप 5 मिनट में थक जाओगे, क्योंकि योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू मेकिंग टू is not used to the formation of ATP so fast.
ठीक है। तो एटीपी जितनी जल्दी फॉर्म होगा आपका, उतना ज्यादा आपका स्टैमिना अच्छा होगा, उतनी ज्यादा मसल फटीग कम होगी आपको, उतनी जल्दी आप नहीं थकोगे। ठीक है। अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे कॉमन टाइप की फटीग होती है साइकोलॉजिकल फटीग। इसको मेंटल फटीग भी बोलते हैं कभी कभार, यानी कि आप दिमाग से थक गए हो। ठीक है, आपकी बॉडी में अभी भी जान है बट आप दिमाग से थक गए हो। ये साइकोलॉजिकल फटीग में हमारे मसल्स की जगह एक्चुअली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें पोक कर रहा होता है कि अब तुम थक चुके हो, अब तो भैया बहुत हो गया, अब हमसे और नहीं होगा, जबकि आपकी मसल्स अभी और वर्क कर सकती हैं। ठीक है। So the muscles are still capable of contracting, but the individual perceives that additional muscle contraction is not possible. So आपकी muscles अभी और contract कर सकती हैं, but हमें ऐसा लगता है कि अब और हमसे नहीं हो पाएगा, और हमारे अब muscles नहीं contract कर सकती। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो आप भाग रहे हो और आप बिल्कुल थक चुके हो। ठीक है। और आपको सामने एकदम से दिख जाए कि फिनिश लाइन आ गई है, तो एकदम से हम लास्ट में बूस्ट ऑफ एनर्जी दे देते हैं, या हम देख रहे हैं कि हमारे घर वाले या हमारा कोई बहुत क्लोज हमारे लिए क्लैप कर रहा है, हमें चीयर कर रहा है, तो थकान के बाद भी हम जल्दी से एक बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी शो कर देते हैं। ये जो इंकरेजमेंट है ये हमें, अगर आपकी मसल्स में बिल्कुल, अगर आपकी मसल फटीग हो गई होती तो आप लास्ट में बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी नहीं शो कर पाते, बट क्योंकि हमें दिमाग से लगता है कि अब हम थक गए हैं, इसीलिए लास्ट में वो इंकरेजमेंट आपकी साइकोलॉजिकल फटीग को ओवरकम करता है एंड यू कैन सी अ बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी। दिस बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, मान लो सच में आपकी, आप साइकोलॉजिकल तो फील कर ही रहे हो बट साथ में एक्चुअली भी आपकी फिजिकल फटीग हो चुकी है, तो वो लास्ट में आप बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी अगर कोशिश करो भी साइकोलॉजिकल फटीग को ओवरकम करके, अगर आप कोशिश करो भी बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज योर मसल्स आर नाउ नॉट इन अ पोजिशन टू कॉन्ट्रैक्ट एनी मोर। Now the glands of the body. This was all about the muscles. Now we will discuss the glands of the body. So we have mainly two glands in our body, the exocrine glands and the endocrine glands. Okay. So exocrine glands are those glands जिन glands के ऊपर एक duct present होती है. Duct is kind of a मतलब pipe जैसा, या किस समझाऊं, duct जैसे if you can see, ये आपका gland है। ठीक है। इसके ऊपर ये आपका ग्लैंड है, दिस इज योर ग्लैंड। ठीक है। इसके ऊपर यू कैन सी अ डक्ट, जहां से डायरेक्टली स्किन के सरफेस पर आपका हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है। सो ग्लैंड्स का बेसिकली वर्क क्या होता है, हार्मोन्स को रिलीज करना हमारी बॉडी में। सो यू कैन सी दैट डायरेक्टली आपका स्किन के सरफेस पर, दिस इज योर स्किन, आपके स्किन के सरफेस पे हार्मोन रिलीज हो रहा है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें कोई डक्ट नहीं होता, इस टाइप का डक्ट नहीं प्रेजेंट होता। तो इन ग्लैंड्स में क्या होता है कि ये डायरेक्टली, क्योंकि डक्ट नहीं प्रेजेंट है स्किन तक जाने के लिए, आपका ग्लैंड अंदर है, बॉडी में अंदर है, स्किन तक के लिए कोई डक्ट नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने हॉर्मोन्स को, ये आपका हार्मोन यहाँ से इस रेड वाली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएगा, एंड देन ब्लड टेक्स इट टू द साइड प्लेस। यूजुअली एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है कि जहां पर जैसे आपको स्वेट आ रहा है, ठीक है, तो आपकी स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, जिससे डायरेक्टली स्किन के सरफेस पे आपका स्वेट रिलीज हो जाएगा। लेकिन यूजुअली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनका जहां पर फंक्शन होता है वो जरूरी नहीं है वहीं एग्जैक्ट प्लेस पर प्रेजेंट हो। ठीक है। तो हो सकता है आपका फंक्शन है फूड एनर्जी का, अब एनर्जी आपको पूरी बॉडी में चाहिए लेकिन उसका ग्लैंड एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन को रिलीज कर देते हैं, एंड देन हार्मोन्स कैन ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड एक्चुअली आपके हार्मोन्स को एग्जैक्ट प्लेस पर लेकर जा रहा है जहां पे उसका फंक्शन है। ठीक है। The duct glands, which are the exocrine glands. The duct glands release their secretions through small ducts or tubes into the body cavities or onto the surface of the body.
तो डक्ट ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हाँ ये ट्यूब वर्ड नहीं याद आ रहा था, मैं पाइप बोल रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू रिमेम्बर दिस वर्ड। सो डक्ट्स क्या ट्यूब्स के फॉर्म, मतलब ट्यूब्स इनके ऊपर होते हैं जिनकी हेल्प से ये डायरेक्टली आपके बॉडी के सरफेस पे या बॉडी कैविटी एज इन बॉडी ऑर्गन्स, आपका स्टमक इज अ कैविटी, ठीक है, आपकी बॉडी कैविटी में डायरेक्टली सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर सलाइवरी ग्लैंड्स, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट है, डायरेक्टली आपके मुंह में सलाइवा को रिलीज करते हैं। योर स्वेट ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर द टीयर ग्लैंड्स, ठीक है, हाँ, विच प्रोड्यूस टीयर्स। These glands and the glands which secrete digestive juices like your HCl, हमारी बॉडी में एसिड, पेट में हमारे एसिड बनता है ना टू ब्रेक डाउन द फूड, तो ये सब एसिड जो रिलीज हो रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो रिलीज हो रहे हैं, ये सारे एक्सोक्राइन यानी कि डक्ट वाले ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। These glands are activated during emotional situations. कई बार इमोशनल सिचुएशंस में भी ये ग्लैंड्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि जब हमें डर लगता है या हमें गुस्सा आता है तो हमें स्वेटिंग होने लगती है, यानी कि आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो वर्क कर रहा है, एक्टिवेट हो चुका है। जब हमें बुरा लग रहा होता है या हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तब टीयर्स आपके प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं दे आर एक्टिवेटेड व्हेन यू आर इन पेन और व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर हर्ट। सलाइवा डिक्रीजेस ड्यूरिंग फियर एंड मेक आवर माउथ बिकम ड्राई, जब हमें डर लगता है तो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये आपके इनका अराउजल बहुत कम हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट आपका माउथ ड्राई हो जाता है क्योंकि सलाइवा नहीं प्रोड्यूस हो रहा। डाइजेशन स्लोज डाउन ड्यूरिंग इमोशंस, यूजुअली व्हेन यू आर फीलिंग इमोशनल आपका डाइजेशन रुक जाता है, ठीक है, यही रीजन है कि हमें जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि आपका डाइजेशन स्लो डाउन हो चुका है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट इमोशन, एक ही इमोशन बहुत लंबे टाइम तक फील कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में HCl ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड क्योंकि HCl आपका ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, आपका खाना बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होने लगेगा। अब खाना सारा ब्रेक डाउन हो गया लेकिन HCl अभी भी सिक्रीट हो रहा है, तो क्या होता है, आपकी जो स्टमक की वॉल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, ठीक है। आपकी HCl क्योंकि इट इज सो स्ट्रॉन्ग, उसका pH लेवल इतना हाई होता है कि आपकी स्टमक की वॉल्स ब्रेक डाउन होनी शुरू होने लगती हैं फिर, एंड एज अ रिजल्ट आपको अल्सर्स हो जाते हैं, जिसको आप छाले जिसे बोलते हैं। अल्सर्स माउथ में भी हो जाते हैं और स्टमक में भी हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूडोनल एंड पेप्टिक अल्सर्स, ड्यूडोनल अल्सर्स आर द अल्सर्स इन इंटेस्टाइन एंड पेप्टिक अल्सर्स आर द अल्सर्स इन स्टमक, ठीक है। दिस इज व्हाई वी से दैट स्ट्रेस लीड्स टू स्टमक अल्सर्स, ठीक है। सो फीलिंग a negative emotion for a very long time can cause ulcers. Now the endocrine glands, your ductless glands, ये वो glands हैं जिनमें कोई duct नहीं होता है। तो क्या है, ये आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एक सेल है, इसके अंदर आपके सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, यानी कि आपके हार्मोन्स हैं। अब क्या हो रहा है, जब सिक्रीशन का टाइम आया है, जब एक्टिवेट हो रहा है बेसिकली सेल, तो ये इसकी बाहर की लाइनिंग को, ये इसकी, सॉरी, ये जो बाहर की लाइनिंग है इसको डिसॉल्व करता है, और आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, ओपन होकर डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में चले गए, एंड ब्लड के थ्रू देन इट ट्रेवल्स टू द टारगेट टारगेट और योर साइट प्लेस, जहां पर एक्चुअली जाना है उस हार्मोन को, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिहेवियर। अगर हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग समझें तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इनका बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे इमोशंस में, हमारे बिहेवियर में, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशंस कॉल्ड हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो ये अपने सिक्रीशंस को, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं। The normal secretion, just a second, the normal secretion of these hormones promote healthy and normal personality। अगर कोई भी हार्मोन आपका नॉर्मल अमाउंट में, यानी कि ना तो ज्यादा रिलीज हो रहा है ना कम रिलीज हो रहा है, ठीक है, अगर एक नॉर्मल अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो उससे हमारी पर्सनालिटी का एक नॉर्मल और हेल्दी डेवलपमेंट होता है।
But over or under secretion of these hormones affect the development of body, general metabolism, mental development and emotional behavior. यानी कि अगर कोई भी हार्मोन अंडर, कम या ओवर ज्यादा सिक्रीट होने लगे हमारी बॉडी में, तो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में, हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे मेंटल डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में और हमारे इमोशनल बिहेवियर में फर्क आ सकता है. सो एनी काइंड ऑफ ओवर और अंडर सिक्रीशन कैन लीड टू, सॉरी, इट कैन अफेक्ट ऑल दीज processes. ठीक है. Now, remember, over secretion is known as hyper secretion and under secretion is known as hypo secretion. ठीक है. Now, these are the main endocrine glands. Firstly, we have hypothalamus. Then hypothalamus के बगल में थोड़ा सा साइड में होता है हमारा pineal gland. हाइपोथैलेमस के जरा सा नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. देन हमारा आता है ये जो बटरफ्लाई जैसी शेप में दिख रहा है, दिस इज योर थायराइड ग्लैंड. बटरफ्लाई के शेप में ऐसे करके होता है. ठीक है. दिस इज योर थायराइड ग्लैंड. इस थायराइड ग्लैंड में 4 डॉट्स की तरह, इफ यू कैन सी, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, एक सेकेंड. इफ यू कैन सी, ये डार्क रेड से कलर के 4 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको थायराइड ग्लैंड पे. दीज 4 डॉट्स आर एक्चुअली द पैराथायराइड ग्लैंड्स. इसके नीचे हमारे लंग्स में, लंग्स के ऊपर होता है हमारे थाइमस ग्लैंड. ठीक है. देन आपकी किडनीज के टॉप पर होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड एंड वहीं पर साइड में होता है आपका पेनक्रियाज. दिस इज योर पेनक्रियाज, कॉर्न की तरह होता है. ठीक है. देन आपके जेनाइटल्स के ऊपर जो आपका जो पूरा सिस्टम होता है उसमें ऊपर टॉप पर ओवरीज होती हैं फीमेल्स के. एंड जो मेल्स में मेल्स में होता है टेस्टिस. ठीक है. नाउ द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, अगर मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया है. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपके बहुत मेन ग्लैंड्स होते हैं, बाकी सारे आर लाइक स्टूडेंट ग्लैंड्स. सो अगेन आई विल एक्सप्लेन. इमेजिन दैट देयर इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. उस पूरे क्लास की क्लास टीचर होती है जो सारे स्टूडेंट्स को हैंडल कर रही है. ठीक है. कौन बच्चा कब बोलेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, टीचर डिसाइड करती है. अब कौन सा टीचर क्या डिसाइड कर रहा है या ये टीचर क्या कर रहा है वो कौन ध्यान रखता है? प्रिंसिपल. So similarly, hypothalamus is like the principal of your body and of your endocrine system, and pituitary gland is like the class teacher of your endocrine system. All the other glands are like students. So hypothalamus का मेन काम क्या है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि अब आपको ये वाला हार्मोन रिलीज करना है. ठीक है. In addition, it makes hormones that are stored in the pituitary gland. Pituitary gland में जो hormones store हो रहे हैं उनको कौन बना रहा है? Hypothalamus. ठीक है. So hypothalamus is poking pituitary gland to, मतलब telling pituitary gland what to do. ठीक है. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? दिस प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स. ये वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं. ठीक है. देन योर पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है मेनली, उसका नाम होता है मेलाटोनिन. मतलब मेलाटोनिन इज योर एक्चुअली अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑल्सो. और ये हमारी बॉडी की रिदमिक एक्टिविटीज लाइक हमारी स्लीप वेक साइकिल, कब नींद आ रही है, कब नहीं आ रही है, अब कब भूख लग रही है. ठीक है. इन सारी रिदमिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनको पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है. देन थायराइड. थायराइड जो इसका मेन हार्मोन है दैट इज थायरोक्सिन. और ये थायरोक्सिन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. ठीक है. देन वी हैव पैराथायरॉइड ग्लैंड्स. ये चार के ग्रुप में होते हैं ग्लैंड्स. एंड दे जो ये हार्मोन रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, which regulates the level of calcium in your body. आपकी बॉडी में कैल्शियम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, कब कितना हो रहा है, तो कैल्शियम की लेवल्स को बेसिकली रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड में.
Then we have pancreas. The pancreas produce insulin and glucagon. दो मेन हॉर्मोन्स हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और इन दोनों का काम क्या है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल या फिर यू कैन से शुगर के लेवल को रेगुलेट करते हैं ये। इसके बाद वी हैव थाइमस। थाइमस बचपन में होता है हमारे, बचपन में ज्यादा वर्किंग होता है ये, और ये थाइमोसिन रिलीज करता है। ठीक है, थाइमोसिन इज अ हार्मोन जो हमारे टी सेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। टी सेल डेवलपमेंट इज बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट विच हेल्प्स इन इम्यूनिटी। तो बचपन में हमारा क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बचपन में डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगर बचपन में किसी वजह से थाइमस वर्क नहीं कर रहा है तो वो कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं अडल्टहुड में, या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत लो होगी। सो थाइमस एक्चुअली बचपन में ही हमारा मेनली वर्क करता है, उसके बाद इट गोज इनएक्टिव। ठीक है, सो थाइमस का मेन हार्मोन क्या है, थाइमोसिन, विच स्टिमुलेट्स द टी सेल डेवलपमेंट। Then we have ovaries. Ovaries produce estrogen and progesterone. Ovaries are only found in females, not in males. इनमें जो दो मेन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं दैट आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो टिपिकल फेमिनिन फीचर्स होते हैं लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, आपकी वॉइस का थोड़ा सा श्रिल हो जाना, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होना, ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमारे एस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होते हैं। और आपके ओवरीज में एग्स के डेवलपमेंट में भी आपका एस्ट्रोजन का रोल होता है। ऑन द अदर हैंड प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि ये हमारे यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि आपका एग जब फर्टिलाइज होकर के ओवरी से ऐसे करके ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें जा रहा है, और तो क्या होता है आपके यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी थिक हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच we either get pregnant or we get your or we as females we get our periods। ठीक है, हमारी menstrual cycle start होती है। now this is regulated by progesterone। ठीक है, then we have your adrenal glands। the adrenal glands release epinephrine or एंड नॉन एपिनेफ्रिन। दो हॉर्मोन्स हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। इनको, इनका दूसरा नाम क्या होता है, एड्रिनलाइन एंड नॉन एड्रिनलाइन। ठीक है, सो एपिनेफ्रिन को हम बोलते हैं एड्रिनलाइन हार्मोन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को बोलते हैं नॉर एड्रिनलाइन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स रिलीज करता है एड्रिनल ग्लैंड, और इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में जितना भी स्ट्रेस हो रहा है उसके साथ डील करना। ठीक है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में आपका एड्रिनल ग्लैंड वर्क करता है। लेट्स स्टार्ट विद पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट। हाइपोथैलेमस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसे मास्टर आपका टीचर होता है, आपको बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसे ही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और इसे हम इसीलिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ मेनी ग्लैंड्स। बहुत सारे बाकी ग्लैंड्स के फंक्शन को आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। इस ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं मेनली, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। सो एज यू कैन सी ये दो लोब्स हैं, एक लोब है आपका ये और दूसरा लोब ये है। ठीक है, एंटीरियर लोब थोड़ा सा छोटा होता है आपके पोस्टीरियर लोब से। ठीक है, द एंटीरियर पोस्टीरियर लोब की एक्टिविटी यहाँ पर नहीं मेंशन्ड होगी क्योंकि पोस्टीरियर लोब का इतना ज्यादा एज एंडोक्राइन सिस्टम वर्क नहीं होता, रादर इसका वर्क थोड़ा सा आपके न्यूरो रिलेटेड वर्क्स में होता है, न्यूरोलॉजी में, न्यूरोसाइकोलॉजी में ज्यादा उसका रोल होता है, इतना ज्यादा एंडोक्राइन सिस्टम में इसका रोल नहीं होता है। बट एंटीरियर पिट्यूटरी हैज अ लॉट ऑफ रोल इन योर बिहेवियर एंड योर डेवलपमेंट। ठीक है, the anterior lobe secretes hormones called trophic hormones। जो आपके ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है, और इसका काम होता है कि ये बाकी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को इन्फ्लुएंस करता है। सो आपका कौन सा ग्लैंड कब अपना हार्मोन रिलीज करेगा ये पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को रिलीज करके बताता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को अब
नॉन एड्रिनालाइन सिक्रीट करना है। इसकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे दे रहा है? अपने एंटीरियर लोब से ट्रॉफिक हार्मोन्स को रिलीज करके वो आपके एड्रिनल ग्लैंड को बता रहा है कि अब तुम नॉन एड्रिनलाइन को रिलीज कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका थायरोट्रॉफिक हार्मोन होता है जो आपके थायराइड ग्लैंड को बताता है कि आपको अब अपने हार्मोन्स रिलीज करने हैं। गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन आपको क्या बताता है कि अब आपको अपने जो सेक्स हार्मोन्स हैं यानी कि टेस्टोस्टेरोन इन मेन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन विमेन आपको रिलीज करना है। ठीक है। द एंटीरियर लोब ऑल्सो कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो आपकी हाइट कितनी, आपकी ग्रोथ स्टंटेड है या अच्छी ग्रोथ है, ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोब होता है वो कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इन वुमेन, विमेन में प्रोलैक्टिन सिक्रीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। इंसुलिन का सिक्रीशन, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज, इन सब का कंट्रोल आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। ठीक है। The hyperactivity of this gland leads to gigantism and underactivity leads to dwarfism। यानी कि अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब है ये ज्यादा सिक्रीशन, इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जायंट से हो जाते हो आप। एंड अगर अंडर एक्टिविटी है तो इट लीड्स टू डॉर्फिज्म, बहुत छोटे से रह जाते हो आप। ठीक है। सो इफ यू सी खली और ऐसे लोग जो बहुत लंबे होते हैं, 7 7 फीट 8 8 फीट लोग हैं, उनके में यूजुअली क्या है कि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपर एक्टिविटी है। ठीक है। और जो लोग बहुत बौने रह जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में अंडर एक्टिविटी है। ये इसीलिए होती है क्योंकि जो आपका एंटीरियर लोब है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, ऑल्सो नोन एज जीएच। सो इस जीएच की वजह से, इस जीएच की हाइपर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन की वजह से या तो इधर यू बिकम वेरी टॉल और यू आर वेरी डॉफ। जस्ट अ सेकेंड। नाउ योर थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। आपका थायराइड ग्लैंड, इफ यू सी दिस इज योर विंड पाइप, ये आपका विंड पाइप है। आपके विंड पाइप के ऊपर एक बटरफ्लाई जैसे शेप में ऐसे करके ये आपका थायराइड ग्लैंड होता है। सो अगर आप अपनी नेक को टच करो, जो हम जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल वगैरह को आप टच करो, इस एरिया में आपका थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है। इसका काम होता है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का नॉर्मल सिक्रीशन है यानी कि नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीशन है तो इससे हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन, की आपकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है वो रेगुलेट होता है। और आपकी बॉडी में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी का आउटपुट भी इसी थायरोक्सिन हार्मोन से रेगुलेट होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म किस वजह से होगा कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन हाइपर सिक्रीट हो रहा है। उससे जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या हो जाता है, आपकी नर्वस टेंशन या एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। इसकी क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा, एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो सकता है एंड ओवर एक्टिविटी हो जाती है। बहुत ज्यादा आप अराउज रहते हो, हर टाइम कूदते नाचते रहना, सीधे नहीं बैठ पाते। ठीक है। सो इट ऑल्दो बहुत ज्यादा क्लियर स्टडीज नहीं मिली हैं, बट दिस माइट बी रिस्पॉन्सिबल इन एडीएचडी। नहीं वो लोग बैठ पाते हैं टिक करके एक जगह। ठीक है।
देन हाइपोथायरॉइडिज्म विच इज द अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। इससे स्लगीनेश हो जाना, मतलब सॉरी स्लगिशनेस हो जाना, बहुत ज्यादा मतलब लेजी सा एक ही जगह पे बैठे रहना, डलनेस हो जाना, चीजें भूल जाना, स्टुपिडिटी होना, ये सारी चीजें हाइपोथायरॉइडिज्म थायरॉइडिज्म से आ सकती है। हाइपोथायरॉइडिज्म इन चाइल्डहुड, अगर बचपन में हाइपोथायरॉइडिज्म है यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन कम आपका रिलीज हो रहा है, तो इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म। this is this top वाली इमेज इज ऑफ क्रेटिनिज्म। एंड अगर अडल्टहुड में अगर आपका हाइपोथायरॉइडिज्म है तो इट कॉजेस मेक्सीडेमा। ठीक है। इन क्रेटिनिज्म आपके हेयर बहुत ड्राई, आपका जो बाल है वो बहुत ड्राई हो जाएंगे, बहुत कोर्स हो जाएंगे। आईब्रोज का लेटरल पार्ट यानी कि एंडिंग वाला पार्ट बहुत थिन हो जाता है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा मीन्स आपकी आईज के नीचे जो स्किन होती है उसमें वाटर रिटेंशन। एडिमा मतलब, एडिमा वर्ड का मतलब हमेशा होता है वाटर इकट्ठा हो जाना, वाटर रिटेंशन नहीं हो पाता है। तो आपकी आईज के नीचे वाली स्किन में वाटर इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से वो बहुत स्वेल्ड लगती हैं। एंड आपका फेस भी बहुत ज्यादा पफी और डल होगा, स्किन ड्राई होगी। ठीक है, दिस इज क्रेटिनिज्म। दिस इज मेक्सीडेमा। इफ यू सी, बहुत ज्यादा पैरों में स्वेलिंग हो जाना, मेक्सीडेमा इज पैरों में एडिमा हो जाना। एडिमा अगेन इज पानी जैसा भर जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पानी जैसा होता है, बट पानी क्योंकि वहां पर रिटेंशन नहीं हो पा रहा था इसलिए स्वेलिंग हो जाती है। सो एज यू कैन सी बिल्कुल ड्राई स्किन है, पैर बिल्कुल मोटे हो गए हैं, नेल्स भी बहुत ब्रिटल हो जाते हैं आपके पैरों के। ठीक है, बहुत ड्राई हो जाता है सब कुछ। नाउ योर पैराथायरॉइड हार्मोन, दीज ग्लैंड्स आर 4 इन नंबर। आपके थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई शेप में होते हैं, इसी में दो टॉप पर और दो बॉटम पर, यानी कि यू कैन सी चारों कॉर्नर्स में आपका एक एक पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है। एंड ये चारों मिलकर के पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे बोलते हैं हम पैराथायरोक्सिन। इसके हाइपोसिक्रीशन से यानी कि कम सिक्रीट होने से बहुत ज्यादा एक्साइटेबिलिटी हो जाना, मस्कुलर ट्रेमर्स होना यानी कि आपके पैरों में ट्रेमर्स होने शुरू हो सकते हैं, ज्यादा स्पैज्म, ज्यादा क्रैम्प्स होना। ठीक है, जिन लोगों के बहुत जल्दी नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, वो हो सकता है। एंड कंप्लीट डिक्लाइन इन सिक्रीशन, अगर बिल्कुल भी सिक्रीशन नहीं हो रहा तो उसकी वजह से टेटनी हो जाती है। टेटनी में क्या होता है? टेटनी इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें इस पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की वजह से अगर बिल्कुल सिक्रीशन नहीं हो रहा पैराथायरोक्सिन का, तो आपको सडनली एकदम से कहीं पे ट्रेमर आने लगेगा, बहुत ज्यादा स्पैज्म होने लगेगा पैर में या हाथ में। ठीक है। मेंटली इसकी वजह से, अगर पैराथायरोक्सिन का हाइपोसिक्रीशन है तो इसकी वजह से मेंटली इंसान बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, सॉरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्रिटिसिज्म के लिए। यानी कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, बहुत उस मतलब उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते फिर लोग। एंड दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हाइपर एक्टिविटी है पैराथायरॉइड ग्लैंड की, यानी कि पैराथायरोक्सिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो लैसिट्यूड हो जाता है बहुत ज्यादा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में ज्यादा मजा नहीं आता, बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहते आप किसी चीज में। फिजिकल वीकनेस हो जाती है, बॉडी में बहुत थकान थकान सी लगती है। एंड बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। एंड लेथार्जी ड्यू टू नर्वस वीकनेस, नर्वस वीकनेस की वजह से लेथार्जी यानी कि बहुत थकान होने लगती है। ठीक है, दिस इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। नाउ वी हैव एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है। अब आपका जो किडनी है, आपके किडनी के टॉप पर इस तरह से एक कोटिंग टाइप की होती है एड्रिनल ग्लैंड की, ये। ठीक है। इस एड्रिनल ग्लैंड की जो बाहर की लेयर है, यू कैन सी जो बाहर की लेयर है दैट इज द कॉर्टेक्स, और अंदर की जो लेयर है दैट इज मेड्यूला। सो बाहर आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर होता है एड्रिनल मेड्यूला। द आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। एंड ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टिन। ठीक है। अंडर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिन लीड्स टू लेथार्जी। कॉर्टिन के कम सिक्रीट होने से थकान होने लगती है, फटीग होने लगती है, आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट कम हो जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है यानी कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ाना,
इट कैन कॉज डिप्रेशन ऑल्सो, आपकी मेमोरी थोड़ी सी पुअर हो सकती है, स्लीप में डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, यानी कि या तो ज्यादा नींद आना या कम नींद आना, एंड इनडिसिसिवनेस यानी कि डिसीजन ना ले पाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग उतने अच्छे से नहीं कर पाना। अगर ओवर सिक्रीशन है कॉटन का, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेबिलिटी हो जाना, बहुत ज्यादा एक्टिवनेस होना, प्री मेच्योर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाना, ऑल ऑफ दीज आर बिकॉज ऑफ ओवर सिक्रीशन। अगर विमेन में एक्सेस सिक्रीशन है, पर्टिकुलरली विमेन में कॉटन हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन है, तो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अपीयर होने लगते हैं, जैसे कि हल्का सा बियर्ड आ जाना, यानी कि फेशियल हेयर ज्यादा हो जाना, ठीक है, थोड़ी भारी आवाज हो जाना, दीज मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी देयर। एड्रिनल मेड्यूला आपका एड्रिनलाइन और नॉन एड्रिनलाइन हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। एड्रिनलाइन को हम एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं और नॉर एड्रिनलाइन को नॉर एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं। ये जो हार्मोन होता है, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस में। एड्रिनलाइन यानी कि एपिनेफ्राइन आपको इमरजेंसीज के लिए तैयार करता है, यानी कि आपको फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशंस के लिए तैयार करता है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपका रेस्पिरेशन थोड़ा तेज हो जाता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होने लगती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और आपका डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का फंक्शन कम हो जाता है, मतलब डाइजेशन आपका रुक जाएगा, ठीक है, ओके। इसका बिल्कुल उल्टा काम होता है आपके नॉरेपिनेफ्रिन या नॉरेड्रिनलाइन का। जब एक बार आप फाइट और फ्लाइट सिचुएशन पे तैयार हो गए, उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो गया, तो आपकी बॉडी को वापस से रिलैक्स और काम करने में, वापस अगर आपको काम फील करवाना है, उस कामनेस के लिए आपका नॉरेपिनेफ्राइन जरूरी है, जो आपकी बाकी जो भी एक्टिविटीज आपकी बॉडी में एड्रिनलाइन की वजह से हुई है, उनको रिटर्न बैक करता है टू नॉर्मल, ठीक है। दिस वॉज योर एड्रिनल ग्लैंड। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स?